Good morning students. Today we will start with electron transport chain. We have already discussed about glycolysis and Krebs cycle, but I want to clear some doubts of student. So what is glycolysis? Glycolysis is the sequence of reaction which convert glucose into pyruvate. Okay? Pyruvate कब बनेगा? तो देखिए ग्लाइकोलाइसिस जो है उसके द्वारा फाइनली क्या बनता है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट का निर्माण होता है, ये बात। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि ग्लाइकोलाइसिस जो है इट इज ओनली पाथवे विच कैन अकर इन एरोबिक एज वेल एज इन एनारोबिक कंडीशन, यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी ग्लाइकोलाइसिस होगा और ऑक्सीजन की एब्सेंस में ही ग्लाइकोलाइसिस होगा, यानी दोनों कंडीशन में जो है वो ग्लाइकोलाइसिस पाथवे होता है। जबकि जो क्रेब्स साइकिल पाथवे है या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है वो कभी भी एनारोबिक कंडीशन में नहीं होती है। ओके, हमेशा ऑक्सीजन की जरूरत होती है क्रेब्स साइकिल के लिए या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के लिए। क्यों जरूरत है? कहाँ हम लोगों ने क्रेब्स साइकिल पढ़ा तो कहीं पे भी डायरेक्टली ऑक्सीजन जो है वो यूटिलाइज नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी हम बोलते हैं कि क्रेब्स साइकिल जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में कंप्लीट होता है उसके लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो कहाँ जरूरत होती है वो हम पहले बात करेंगे कि ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट जो है इन दोनों साइकिल में कहाँ पे हुई। क्यों डायरेक्टली तो कोई रिक्वायरमेंट हुआ ही नहीं ऑक्सीजन का, फिर इनडायरेक्टली कहाँ ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी। तो देखिए, तो ग्लाइकोलाइसिस, एक चीज क्लियर रखिए कि ग्लाइकोलाइसिस ही ऐसा पाथवे है जो एरोबिक कंडीशन और एनारोबिक कंडीशन दोनों में ही होगा। ओके, अगर एरोबिक कंडीशन में होता है तो ग्लाइकोलाइसिस का एंड प्रोडक्ट जो होगा वो पायरुवेट होगा, और अगर एनारोबिक कंडीशन में होता है ग्लाइकोलाइसिस तो उस कंडीशन में एंड प्रोडक्ट जो होगा वो लैक्टेट होगा। क्लियर? यानी दोनों कंडीशन में अलग अलग एंड प्रोडक्ट जो है वो बनेंगे। अब मैं बात कर रही हूँ आपसे कि ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कहाँ आती है। अब आपको अगर याद हो तो ग्लाइकोलाइसिस पाथवे और क्रेब्स साइकिल पाथवे के लिए हमें जब हम जो पढ़ रहे थे उस समय तो क्या हो रहा था, कुछ इंटरमीडिएट्स जो बन रहे थे तो वहां पे NAD पॉजिटिव जो है वो किसमें रिड्यूस हो रहा था, मतलब ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म ऑफ NAD व्हिच कन्वर्ट इनटू रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ NADH, है ना। तो ये जो NAD है वो NADH में कन्वर्ट हो रहा था। अब क्या हुआ, साथ के साथ जो FAD है ये भी कोएंजाइम है, वह भी इलेक्ट्रॉन को गेन करके यानी रिड्यूस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा था। व्हाट इज ऑक्सीडेशन? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। And gain of electron is known as reduction. तो देखिए हो क्या रहा है यहाँ पे, ये जो NAD पॉजिटिव है वो क्या कर रहा है, NADH यानी रिड्यूस्ड कोएंजाइम में कन्वर्ट हो रहा है। एंड व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NAD? निकोटिनेमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। फुल फॉर्म क्या होगा इसका? NAD का फुल फॉर्म लिख लीजिए, निकोटिनेमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। साथ ही साथ FAD जो है उसका फुल फॉर्म क्या होगा? फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। तो यहाँ पे मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो ग्लाइकोलाइसिस पाथवे था या क्रेब्स साइकिल पाथवे था वहां पे जो एनर्जी थी उसको किस फॉर्म में कैप्चर किया जा रहा था? NADH के फॉर्म में और FADH2 के फॉर्म में। ठीक है, और ये NADH और FADH2 है वो रिड्यूस फॉर्म ऑफ कोएंजाइम है, तो इनके अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो प्रेजेंट है ये स्टोर्ड है, यानी इनके अंदर स्टोर्ड फॉर्म में लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रेजेंट है। तो हमें क्या करना है, इस स्टोर्ड एनर्जी को कन्वर्ट करना है एनर्जी करेंसी के अंदर, दैट मीन्स इन फॉर्म ऑफ ATP। एनर्जी करेंसी कहलाता है, तो ATP के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ये जो कन्वर्जन है रिड्यूस्ड कोएंजाइम का ऑक्सीडाइज्ड कोएंजाइम के अंदर वो कहाँ होगा? एक्चुअल में ये जो कन्वर्जन है NADH का फिर से इनके अंदर कन्वर्जन ये होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर। कहाँ होगा? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर। दैट मीन्स ये जो NADH है वो फिर से क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने के लिए कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होना चाहिए, तो वही जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की चेन है उसी चेन को हम लोगों ने क्या बोला था? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बोला था। लेकिन फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन होगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर? सो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर होता है ऑक्सीजन। कौन होगा? ऑक्सीजन होगा। तो वो जो ऑक्सीजन फाइनली इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेगा
तो वही और फाइनली क्या बनाएगा, वाटर बनाएगा। तो देखिए जो CO2 बना था वो तो हमारा कहाँ बना था, क्रेब्स साइकिल पाथवे के अंदर, और जो वाटर बनेगा वो कहाँ बनेगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर। ग्लाइकोलाइसिस पाथवे में CO2 और वाटर का निर्माण नहीं होता है। CO2 का निर्माण कहाँ पे होगा, वो होगा क्रेब्स साइकिल के अंदर। अगर आपको याद हो तो मैंने आइसोसिट्रेट जो था वो अल्फा कीटोग्लूट्रेट में कन्वर्ट हो रहा था, तो वहां CO2 रिलीज हो रहा था, है ना। फिर अल्फा कीटोग्लूट्रेट जो था वो सक्सिनाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट हो रहा था, तो वहां भी CO2 रिलीज हो रहा था। साथ के साथ वापस NAD पॉजिटिव से NADH बन रहा था। ठीक है, रिकॉल हो रहा है आप लोगों को। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो ऑक्सीजन है वो क्यों जरूरी है। ऑक्सीजन तो फाइनली एक तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए जरूरी है, और क्या बनेगा वहां पे, वाटर का निर्माण होगा। दूसरा, ये जो NADH है जो रिड्यूस्ड फॉर्म है, ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करते हैं, डोनेट करते हैं। दैट मीन्स ये जो रिड्यूस्ड फॉर्म है वो ऑक्सीडाइज हो जाती है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं। ठीक है, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करके ये किसमें क्या बना लेते हैं, वापस से NAD पॉजिटिव और FAD पॉजिटिव बना लेते हैं। सो ये जो NAD पॉजिटिव और FAD पॉजिटिव है, दे आर नेसेसरी फॉर रिसाइकलिंग ऑफ ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल। मतलब ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल को चलाने के लिए, कंटिन्यूअसली चलाने के लिए हमें क्या चाहिए, ऑक्सीडाइज फॉर्म ऑफ NAD पॉजिटिव एंड FAD पॉजिटिव। ठीक है, तो ये हमें कहां से मिलेगी, ETC से मिलेगी। क्लियर। तो क्रेब्स साइकिल के अंदर डायरेक्टली ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, लेकिन क्रेब्स साइकिल तभी चलेगा जब इस रिड्यूस्ड फॉर्म की ऑक्सीडाइज फॉर्म जो है वो अवेलेबल होगी। अगर ये फॉर्म अवेलेबल ही नहीं होगी तो क्रेब्स साइकिल कंटिन्यू नहीं करेगा। इसीलिए क्रेब्स साइकिल जो है वो स्ट्रिक्टली एरोबिक होता है, जबकि ग्लाइकोलाइसिस जो है वो एरोबिक और एनारोबिक दोनों सिचुएशन में चलता है। और ETC तो एरोबिक है ही है, ETC तो हमेशा है, कहाँ होगा, एरोबिक कंडीशन में ही होगा। तो अब आप देखिए ये जो NADH है, ये जो FADH2 है, इसके अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो प्रेजेंट है। तो ये जब ऑक्सीडाइज होते हैं या अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, तो वो जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन के ट्रांसपोर्ट के दौरान रिलीज होती है, उस एनर्जी को हम लोग कैप्चर करते हैं और उसको किस में कन्वर्ट करते हैं, ADP को ATP में कन्वर्ट करते हैं। सो द कन्वर्जन ऑफ ADP इंटू ATP वो क्या कहलाएगा, आपका ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहलाता है। ठीक है, तो ETC और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जो है वो साथ साथ चलता है, इसीलिए ETC में लार्ज अमाउंट ऑफ ATP का निर्माण जो है वो हो पाता है। हो गया क्लियर आपको यहाँ पे। तो अब डाउट नहीं होना चाहिए, ग्लाइकोलाइसिस ही ऐसा पाथवे है जो एरोबिक और एनारोबिक दोनों में चलेगा। और कहाँ होता है, लोकेशन क्या है ग्लाइकोलाइसिस की, साइटोप्लाज्म ऑफ सेल। क्रेब्स साइकिल और ETC स्ट्रिक्टली एरोबिक पाथवे हैं, सिर्फ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही होंगे। क्रेब्स साइकिल का जो लोकेशन है वो क्या होगा, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, और ETC जो है वो होगा इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पर। चलिए अब हम बात करते हैं ETC के बारे में। तो यहाँ पे क्लियर कर लीजिएगा, और अगर आपको और भी डाउट हो तो आप क्या कर सकते हो, कार्ड की बुक आती है, फॉरेन ऑथर की बुक है द सेल करके, उसको आप स्टडी कर सकते हो। कूपर एक साइंटिस्ट है, उनकी बुक जो है, एक ऑथर है सेल बायोलॉजी में, बहुत अच्छे सेल बायोलॉजिस्ट है, तो वो कूपर वाली बुक जो है वो आप रेफर कर सकते हो। तो उसमें ये चीजें बहुत क्लियर दे रखी है कि कौन सा पाथवे कहाँ होता है, कैसे चलता है, क्या जरूरतें होती हैं, क्या इनके इनहिबिटर्स होते हैं, क्या इनके स्टिमुलेटर्स होते हैं। तो वहाँ आप बहुत डिटेल में पढ़ पाओगे। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि आपके बेसिक्स जो है, बेसिक कॉन्सेप्ट जो है इन मेटाबॉलिक पाथवे को लेके वो क्लियर रहे, क्योंकि ये वाला पार्ट जो है वो आपके हमेशा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो है वो आता है। ओके, तो अब हम लोग बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बारे में। तो यहाँ पे आप देखिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है, फर्स्ट वी विल डिस्कस इट्स लोकेशन। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की जो लोकेशन है वो कहाँ होगी, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ठीक है, और प्रोकैरियोट्स में कहाँ होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर होगी। प्रोकैरियोट्स के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरिया, देखिए डायग्राम से समझते हैं हम थोड़ा सा।
ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया बनाया है मैंने आप लोगों के लिए। इस तरह से होता है माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, ये इसका आउटर मेम्ब्रेन है, ये इसका मैट्रिक्स वाला पोर्शन है, और ये है इसकी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो अब आप एक चीज नोटिस करिए यहाँ पे कि जो आउटर मेम्ब्रेन है वो बहुत स्मूथ है माइटोकॉन्ड्रिया की, लेकिन जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है वो इस तरह से उसके अंदर फिंगर लाइक फोल्डिंग्स जो है वो पाई जा रही है, एंड दीज फिंगर लाइक फोल्डिंग्स ऑफ इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन इज नोन एज क्रिस्टी। क्या कहलाएगी ये? क्रिस्टी कहलाती है। तो ये जो क्रिस्टी है या ये जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग्स है वो क्यों पाई जा रही है माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन के अंदर? क्योंकि मैंने क्या बताया कि इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पर ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है वो चलती है। तो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया जो है वो ज्यादा होना चाहिए। तो ज्यादा होने के लिए अब कम स्पेस में ज्यादा चीज को रखना है, तो ऑफकोर्स क्या करना होगा, उसको फोल्डिंग करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है वो इस तरह से फोल्डेड फॉर्म में पाई जाती है, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, क्रिस्टी कहते हैं। ओके, अब आप एक चीज देखिए, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है उसके बारे में बात करें तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर 5 कॉम्प्लेक्सेस पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कंसिस्ट ऑफ 5 प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस और कॉम्प्लेक्सेस, सिंपल भी लिख सकते हो आप। कॉम्प्लेक्स 1 कौन सा होगा? कॉम्प्लेक्स फर्स्ट का नाम जो होगा वो कहलाएगा NADH, डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, NADH डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स सेकंड जो है वो है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स थर्ड जो होगा उसका नाम होगा यूबिक्विनॉन साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज, यूबिक्विनॉन साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज। कॉम्प्लेक्स फोर्थ जो होगा वो होगा साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। और कॉम्प्लेक्स फिफ्थ जो होगा वो होगा ATP सिंथेज और F1 F0 कॉम्प्लेक्स। ओके, सो जो इनर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है वो 5 कॉम्प्लेक्सेस से बनी हुई है। पहला कॉम्प्लेक्स जो होगा वो कहलाएगा NADH डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स सेकंड जो होगा वो कहलाएगा सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स थर्ड जो होगा वो है यूबिक्विनॉन साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज। कॉम्प्लेक्स फोर्थ जो है वो है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। कॉम्प्लेक्स फिफ्थ जो है वो कहलाता है आपका ATP सिंथेज और F1 F0 कॉम्प्लेक्स। ओके, तो हमारा क्या मोटो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के पीछे कि जो रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ कोएंजाइम बने हैं, NADH बना है, FADH बना है, तो इनको फिर से ऑक्सीडाइज फॉर्म में कन्वर्ट करना, यानी इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसको डोनेट करना, जिसकी वजह से क्या होगा, हमें एक तो पहला पर्पस सॉल्व हो जाएगा कि NAD पॉजिटिव और FAD पॉजिटिव मिल जाएगा। ये NAD पॉजिटिव और FAD पॉजिटिव जो है वो कहाँ भेजा जाएगा? ग्लाइकोलाइसिस में भेजा जाएगा, क्रेब्स साइकिल में भेजा जाएगा, जिसकी वजह से ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल दोनों कंटिन्यूअसली चलते रहेंगे।
दूसरी बात, अब जब ये इलेक्ट्रॉन हम ट्रांसपोर्ट करते हैं एक कॉम्प्लेक्स से दूसरे कॉम्प्लेक्स की तरफ, तब क्या होगा, एनर्जी रिलीज होती है। तो उस एनर्जी को कैप्चर करके क्या बनाना है, हमें एटीपी बनाना है, और वही क्या कहलाएगा, आपके ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। लेकिन फिर भी क्या होता है, हम सारी की सारी एनर्जी को कैप्चर नहीं कर पाते हैं, तो कुछ एनर्जी जो है वो हीट के फॉर्म में रिलीज होगी। तो फर्दर हम लोग इन कॉम्प्लेक्सेस को डिटेल में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।